गणित विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है, कल हमने डिस्कस किया था भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत। आज हम भारत के जो कुछ अन्य देश हैं उनसे, विशेष रूप से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे कैसा संबंध है इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण देश है चीन, उसी को लेंगे। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं आपको बताते चले कि भारत और चीन की जो सांस्कृतिक विरासत है वह लगभग एक जैसी है। दोनों को परंपरावादी ऑर्थोडॉक्स यानी कि सांस्कृतिक धरोहर में संपन्न, परंपराओं पर चलने वाला और एक गौरवमयी विरासत के दोनों ही देश हैं। दोनों को पूरब का सांस्कृतिक रूप से संपन्न देश कहते हैं। पूरब का, पूरी दुनिया में ये बात स्वीकार की जाती है। और भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी रहे, लेकिन सन 1950 से पहले भारत और चीन का कोई ऐसा वास्ता या कोई ऐसा अधिकृत एक दूसरे से संपर्क या संबंध नहीं रहा। भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा और चीन हालांकि कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन तो भी चीन में विदेशी शक्तियों के दखल के द्वारा चीन को बार बार चीन का शोषण करने का कार्य, वहां से लूटने का कार्य विदेशी शासन और विदेशी शासक करते रहे। भारत सन 1947 में अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़के आज़ाद हो गया और चीन कभी गुलाम तो नहीं था, लेकिन सन 1949 में जब चीन में माओवादी क्रांति हुई तो चीन की सत्ता पूरी तरह से बदल गई। जो पहले पूंजीवादी शासन व्यवस्था थी वह बदल के अब मार्क्सवादी शासन व्यवस्था में ढल गई और माओ त्से-तुंग वहाँ का शासनाध्यक्ष बने। माओ त्से-तुंग और उनके नेतृत्व में एक नए चीन का जन्म हुआ। यह भी बताते चले कि जब सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में चीन और भारत दोनों शामिल थे। उसमें कुल 51 देश संस्थापक सदस्य थे, जिसमें चीन और भारत दोनों शामिल थे। चीन अपनी हैसियत, अपने आकार और मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ने की वजह से चीन को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। लेकिन सन 1949 में जब चीन में माओवादी क्रांति हो गई तो चीन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया और वह पद रिक्त चलता रहा। तब तक रिक्त चलता रहा जब सन 1971 में अमेरिका से चीन के संबंध सुधर गए और अमेरिका ने चीन की सदस्यता को पुनः मान्यता प्रदान कर दी और तब चीन को फिर से अपनी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिल गई। तो भारत और चीन के संबंध कैसे रहे इस पर विश्लेषण करते हैं। भारत और चीन के बीच में बड़ा ही सांस्कृतिक जो संबंध था वो बड़ा ही मधुर था, साझा था। लेकिन 1949 के बाद, माओवादी क्रांति के बाद जो चीन था उसकी 2-3 बातों को लेकर भारत और चीन के बीच में आपत्ति रही। चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता जो भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। चीन कहता है कि यह साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा खींची गई रेखा है और इसमें जो चीन का क्षेत्र है वह उसमें भारत ने मिला दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि तब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे। वो कहता है चीन कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यानी उत्तर पूर्व, जिसमें असम और 7 सिस्टर्स आते हैं, कहता है आप देख लीजिए वहाँ के लोग मंगोलाइड प्रजाति के हैं जो हम लोग हैं, यानी कि हमारी और उनकी नृजातीय उद्भव बिल्कुल एक जैसा है और इसलिए यह जो सीमा रेखा खींची गई है यह गलत है। पहली बात। दूसरी बात, तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट था, लेकिन चीन ने 1949 की क्रांति के बाद धीरे धीरे तिब्बत में अधिग्रहण करना शुरू कर दिया और एक ऐसा समय आया जब चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया और दलाई लामा भाग के, जो वहाँ के धार्मिक गुरु थे, वो भाग के भारत चले आए। भारत ने उनको राजनीतिक शरणार्थी के रूप में अपने यहाँ शरण दिया और उन्हें मान्यता प्रदान की। चीन को यह बात बहुत नागवार लगती है कि भारत दलाई लामा को राजनीतिक शरणार्थी के रूप में क्यों अपने यहाँ शरण देता है। हालांकि इन सब कटुताओं के बीच सन 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता किया गया और पंचशील के समझौते में 5 सिद्धांतों के आधार पर, जिसमें सहअस्तित्व का सिद्धांत यानी साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता, एकता, अखंडता के सम्मान करने का सिद्धांत, एक दूसरे से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का सिद्धांत, इस प्रकार कुल 5 सिद्धांतों के द्वारा एक दूसरे के साथ संबंध को प्रगाढ़ करने की कोशिश की गई। यही नहीं, हिंदी, चीनी,
भाई भाई का नारा भी इसी दौर में लगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और माओ त्से तुंग चीन के शासनाध्यक्ष थे। चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू कई अवसरों पर मिलकर एक दूसरे देशों के प्रति जो मतभेद थे उसको दूर करने का कार्य किया और एक दूसरे के प्रति संबंध को प्रगाढ़ करने का कार्य किया। लेकिन सन 1962 तक आते आते भारत और चीन के संबंध इतने कटु हो गए कि 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हो गई। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो नेपाल यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसको जीत लिया। 3 मुख्य जगहों पर विवाद, कश्मीर में अक्साई चीन, एक मध्य का क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में नेफा का एरिया। इन 3 जगहों पर सीमा विवाद जबरदस्त, और बीच बीच में आपने देखा डोकलांग का क्षेत्र रहा हो, डोकलाम का क्षेत्र रहा हो या पैंगांग झील का मुद्दा रहा हो, जहां फिंगर्स 4, 5, 6 इनको लेके विवाद होता रहा हो। दोनों देश के सैनिकों के बीच झड़प होती रही हो। गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हालिया मुद्दे पर, यह तमाम तनाव के बिंदु बने रहे। चीन ने 62 में आक्रमण करके 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीत लिया और आज भी चीन भारत के तमाम क्षेत्रों को अपनी तरफ दर्शाता है और भारत में होने की मान्यता प्रदान नहीं करता है, यद्यपि वास्तविक रूप से वो भारत के अंग है और भारत की सीमा में शामिल है। इसके साथ बढ़ते हुए क्रम में भारत और चीन के बीच में एक और असहज करने वाला बिंदु है, वह यह है कि चीन और भारत के बीच जो आर्थिक व्यापार है वह भारत के पक्ष में बहुत जबरदस्त घाटे का है। लगभग $100 बिलियन का घाटा भारत उठाता है भारत और चीन के व्यापार में। जो भारत में चीन का मार्केट है वह $100 मिलियन प्लस में है, यानी कि चीन भारत से $100 मिलियन का फायदा लेता है व्यापार में। और यह भारत जैसे इमर्जिंग कंट्री के लिए, इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही सालने वाली बात होती है, बहुत नुकसान और बहुत ही कष्ट देने वाली बात होती है। फिर इसी के साथ साथ यह भी है कि भारत भी हाल के वर्षों में अपनी क्षमताओं का, अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का बहुत तेजी से उभार किया है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भारत का है। आज भारत चौथी आर्थिक शक्ति बन गया है विश्व की। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। जो विदेशों से रक्षा सामान आयात करता था, अब भारत उनको निर्यात कर रहा है। आयात करने के साथ साथ भारत ने डिफेंस मार्केट भी अपने लिए खोजी है। तो अब चीन पहले से ही था, वैश्विक शक्ति के रूप में है और भारत भी विश्व पटल पर तेजी से उभर रहा है, तो दोनों के बीच हितों का टकराव स्वाभाविक है। तो भारत और चीन के बीच स्वाभाविक शत्रुता की स्थिति है, यद्यपि राजनीति में परिस्थितियां करवट लेती हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है उसमें भारत और चीन के बीच में सहयोग के क्षेत्र भी डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव कम होगा, लेकिन भारत और चीन के बीच शत्रुता एक स्थायी भाव है जो बना ही रहेगा और इसी को लेके भारत को अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है, आगे के चैप्टर में फिर आगे के एपिसोड में आगे की चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।